चलो जी। तो आज क्या स्टार्ट करना है ना, ये वाला पोर्शन हो गया। आज ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो है ना, ब्रीफली एक बार थ्योरी बता देता हूँ पूरा, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो जी। सो तो एक बार थ्योरीज बता देता हूँ ना, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मेनली पीवाईक्यू। तो क्या देखना है इसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन एंड टू वेरिएबल्स, है ना। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम्स, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन ऑफ वन एंड टू वेरिएबल, है ना। तो दोनों डिस्कस करना, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दोनों का। सो अगर मैं बात करूं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, ये है। तो जैसे कि लिमिट हमने अभी सीक्वेंस में भी निकाला था ना, तो सीक्वेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन, है ना। जो सीक्वेंस वो भी तो फंक्शन ही है। तो सिमिलर ही होगा, बस सीक्वेंस में ये है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालते हैं। तो मान लो ऐसा है, लेट मैं अगर ऐसा लिखूं, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। ठीक। तो हमें क्या डिफाइन करना है, लिमिट। सो व्हाट इज लिमिट, है ना। ये है लिमिट एक्स टेंस टू, मान लो कोई नंबर स्मॉल ए, कोई फिक्स रियल नंबर है, और आपको ये फाइंड करना है। सो व्हाट डज इट मीन। तो एक्चुअली लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मान लो ये लिमिट एल है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका डेफिनेशन क्या है, वैसी डेफिनेशन जैसे लिमिट का डेफिनेशन था सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो ये होगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए दिस। सो इसका जो डेफिनेशन होगा, इफ एंड ओनली इफ, वही फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन जीरो, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा मोर देन जीरो। फिर मैं इसको समझाता हूँ मेनली क्या मतलब है ना। सो यू चूज एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो, यू विल गेट वन डेल्टा, है ना, मोर देन जीरो, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एल विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो एफ एक्स और एल है, इसके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन, या व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा एंड मोर देन जीरो। तो ये आपका डेफिनेशन है लिमिट का, है ना। दिस डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि, है ना, एफ एक्स की लिमिट एल कब होगी, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज कर लो। फॉर एग्जांपल आप 1/100 ले रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल,
कि एप्साइलन अगर आपने चूज किया 1/100 तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग कोई डेल्टा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? इसके अकॉर्डिंग। सो एक ऐसा डेल्टा जरूर मिलेगा। तो मान लो ये आ गया 1/1000 फॉर एग्जाम्पल, है ना। सो उस केस में कहता है कि अगर एफ एक्स और एल के बीच, हाँ, जब एक्स और ए के बीच लेस देन डेल्टा डिस्टेंस है तो उस केस में एफ एक्स और एल के बीच लेस देन एप्साइलॉन डिस्टेंस होगा, चाहे हर एप्साइलॉन के लिए होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप ओपन करेंगे, सो व्हाट डज इट मीन? ये कहना चाह रहा है, दैट इज, को खोलोगे अगर आप तो पता चलेगा ये कहना चाह रहा है एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलॉन टू एल प्लस एप्साइलॉन, है ना। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको खोलोगे आप तो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा एक्सेप्ट a, है ना। ये मोर देन जीरो लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि मॉड x माइनस ए जीरो के इक्वल कब होगा? जब x a होगा। इसने कहा मोर देन जीरो है तो मतलब x a नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं, यही एक्चुअली मीनिंग है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द टर्म x टेंस टू a। तो जो x टेंस टू a का मीनिंग यही है। So this is the meaning of x tends to a. This is the meaning of x tends to a, and this is the meaning of x tends to a. है ना? x tends to a doesn't mean x equal to a. x tends to a का मतलब है कि x lies in delta neighborhood of a, है ना। So ये आपके neighborhood में है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, इसको बोल रहा हूँ, जो क्वेरी वाले लोग हैं उनको बोल रहा हूँ कि अभी आपको टाइम दिया हो गया 6:30 पे ज्वाइन करने का, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, एंड यू आर ज्वाइनिंग एट 6:50, तो ये आपकी फॉल्ट है। और बीच क्लास में मैं ये कोई डिस्कस नहीं करूंगा। सो नाउ यू हैव टू ज्वाइन एट 8:30, ठीक है। 6:30 to 8:30 क्लास टाइम है, इसमें मैं कोई क्वेरी इंटरटेन नहीं करूंगा। पढ़ाना है वो डिस्कस करेंगे। क्वेरी के लिए 6:30 पे साफ ज्वाइन करते तो ठीक था। अब से 8:30 पे ज्वाइन करना, ठीक है। तो जिनका भी क्वेरी है प्लीज़ लीव एंड ज्वाइन एट 8:30, या जब बोला जाएगा तो उसके 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करना, ठीक है ना। सो ठीक है जी। सो ये हमारे पास है, दिस इज द मीनिंग ऑफ। तो ये क्या बताना चाह रहा है? दिस इज एक्चुअली टेलिंग कि एफ एक्स लाइज इन नेबरहुड। यहाँ पे ऐसा है कि एफ एक्स में भी इक्वल टू एल। यहाँ इसने ये नहीं कहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो मोर देन जीरो होगा, ऐसा नहीं कहा है ना। सो एफ एक्स और एल के बीच डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये, इसको बोलते हैं हम लोग एफ एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ एल, एप्सिलॉन नेबरहुड बोलते हैं इसको हम लोग। और ये है डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। सो व्हेन एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ ए, है ना, एक्सक्लूडिंग ए एक्चुअली, एफ एक्स लाइड इन नेबरहुड ऑफ एल। तो यहाँ सिंपल मतलब, जब एक्स ए के बहुत क्लोज जाएगी तो एफ एक्स विल बी वेरी क्लोज टू एल, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो हालांकि हमें, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी डोंट नीड दिस डेफिनेशन। हमें पता है क्या करना है, कि पहला स्टेप होता है कि एक्स को ए रख दो तो उससे आंसर आ जाएगा। नहीं आता है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तो यू फाइंड द अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व, है ना। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे ये बेसिक है ना। जैसे अगर सिंपल से मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर चाहिए लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, या x प्लस 3, ठीक है। सो ये है, तो x को जब आप 2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। सो 2 + 3 5। सो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, ये कहना क्या चाह रहा है? तो ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो इसका अगर मतलब लिखो, ये कहना ये चाह रहा है कि जब x 2 को अप्रोच कर रही है ना, देन x प्लस 3 5 को अप्रोच कर रही है, यहाँ ये मतलब है। तो जैसे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि जब x, है ना, when x approaches to a then fx approaches to l। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड है, हेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू a, यहाँ पे है fx में बी इक्वल टू l, ये चीज है। सो यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं, दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। ये जो लिखा हुआ है, मैं लिखूं x लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। और ये जो हमने लिखा है, इसका मतलब है कि fx लाइज इन नेबरहुड ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया है,
NBH है ना, नेबरहुड, NBHD है ना शॉर्ट में, नेबरहुड ऑफ L। तो यहाँ ये मतलब है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। तो ये बता रहा है कि x A के नेबरहुड में है, और ये बता रहा है fx L के नेबरहुड में है। तो नेबरहुड में इक्वल भी हो सकता है, डिलेटेड नेबरहुड में इक्वल नहीं हो सकता, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो ठीक है जी। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, बट हेयर x प्लस 3 मे बी इक्वल टू 5, सो दिस इज अलाउड हेयर बट दिस इज नॉट अलाउड हेयर, है ना। ये बस डिफरेंस है यहाँ पे कि x इज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2, देन x प्लस 3 विल लाई इन 5, है ना। सो जैसे कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूँ कि लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ जस्ट 3 होता तो यहाँ 3 आता। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये कहना चाह रहा है, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जब x 2 को अप्रोच कर रही है, देन 3 3 को अप्रोच कर रही है। अब 3 3 को अप्रोच तो नहीं कर रही है, 3 3 एग्जैक्टली इक्वल है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ इक्वलिटी अलाउड है। सो दिस इज नेबरहुड, यहाँ मैं यहाँ बोल सकता हूँ 3 इज द इन 3 लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 3, दैट इज फाइन, बट वी कैन नॉट से 3 लाइज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 3, तो वो गलत हो जाएगा। डिलीटेड नेबरहुड मतलब उस पॉइंट को छोड़ के, जैसे यहाँ बोलेंगे कि x लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2, है ना, ये चीज है। सो जो मैं बोल रहा था, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा, और यहाँ पे और x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब है 3 लाइज इन 3 माइनस एप्सिलॉन टू 3 प्लस एप्सिलॉन, 3 इज अलाउड देयर। सो ये मतलब है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। तो हालांकि एप्सिलॉन डेल्टा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस ये समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। जैसे आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पास है लिमिट x टेंस टू 2 फॉर एग्जांपल, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा है। तो जब आप शुरू में पुट करते हो 0.0 आ जाता है, एंड 0.0 इज इनडिटर्मिन्ड, ना, इनडिटर्मिनेट, इसकी कोई डिटर्मिन्ड वैल्यू नहीं है, तो यू कैन नॉट पुट एनीथिंग, देन यू हैव टू फर्दर सॉल्व बाय अदर वे। सो यहाँ पे आप फैक्टराइज करके फिर आप सॉल्व करते हो, है ना। तो यही बाद में x प्लस 2 हो जाता है, फिर आप x को 2 रखते हो तो 4 आ जाता है, क्योंकि फैक्टराइज कर देते हो न्यूमरेटर। तो इस तरह से है। तो जैसे मैं अगर बात करूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, बताइए जी, क्या क्या आप लोगों को पता है, कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या हैं वो? सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय 0, जी इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। नहीं, ये इंटरमिनेट नहीं है, ये तो इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी कैन बी द आंसर ऑफ अ लिमिट, नो प्रॉब्लम। और बताओ। सर 0 की पावर इन्फिनिटी। नहीं, 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एक है, 0 की पावर इन्फिनिटी बताओ भाई। हाँ वहाँ आई थिंक है ना। तो और क्या पहले देख लेते हैं, फिर आते हैं इसमें। और क्या जानते हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, एंड क्या रह गया भाई, 0 की पावर इन्फिनिटी, और बताओ क्या रह गया जिन लोगों को याद है। कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। इन्फिनिटी बाई 0। ओके, इन्फिनिटी बाई 0, ये तो इन्फिनिटी बाई 0 0 ही हो जाएगा, इंडिटरमिनेट थोड़ी है। सर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी इज द पॉसिबल आंसर, तो इन्फिनिटी कैन बी द आंसर। इन्फिनिटी डिटरमिन्ड है, इंडिटरमिनेट नहीं है। इंडिटरमिनेट क्या होगा, और क्या होता है, एक तो यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी, तो कितने हो गए, 3 3 6, एक बचा है बस, देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो 6 तो यही हो गए। 7th वन क्या है जी, व्हाट इज द 7th वन? इन्फिनिटी का पावर 0। जी, इन्फिनिटी का पावर 0, ठीक है ना। अब बाकी देखो तुम लोगों को जो जो कंफ्यूजन, और बताओ। अब ये इनडिटर्मिन्ड है, ये जो मैंने लिखे हैं ना, दीज आर इनडिटर्मिन्ड, मतलब है ना, दीज डू नॉट हैव एनी डिटर्मिन्ड वैल्यू, आप कुछ नहीं लिख सकते। आप कह रहे हैं आप
जैसे एग्जाम्पल के इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इज आंसर, नो प्रॉब्लम, है ना। और क्या कह रहे थे, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन्फिनिटी इज द पॉसिबल आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत सारे, जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये समझ आता है ना, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ 0, ये तो आपने 11 12 में पढ़ा है, तो इसका आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी, दैट इज फाइन, दिस इज आंसर, ठीक है ना। या जैसे आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n, तो आंसर इज इन्फिनिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। और देख लो, जैसे कह रहे थे 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगी भाई, 0 की पावर इन्फिनिटी 0 ही आएगी, ये डिटरमिनेंट है। और कंफ्यूजन है, सो ये सब डिटरमिनेंट है, दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, है ना। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप जानते होंगे एक प्रोसेस में एल हॉपिटल रूल आता है, एल हॉपिटल या हॉस्पिटल जो भी आपको समझ आता है, कुछ बुक में हॉपिटल लिखता है, कुछ में हॉस्पिटल लिखता है। सो क्या कहता है ये कि लेट, मान लो ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, where fx and gx are differentiable function at a, then limit x tends to a fx upon gx, this further can be written as f dash x upon g dash x, एंड अगेन अगर ये 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, यू कंटिन्यू द प्रोसेस, ये चीज है। अगर यहाँ से लिमिट निकल जाता है ठीक है, नहीं निकलता फिर से उस फॉर्म में है तो फिर से अप्लाई करो, सो यू कैन कंटिन्यू फर्दर, ये हॉपिटल रूल है ना। और बाकी बहुत सारे थ्योरम्स भी आते हैं इस प्रोसेस में, जैसे एक इस तरह का होता है कि लिमिट मान लो x टेंस टू a है और fx हो जाती है 1 एंड लिमिट x टेंस टू a gx हो जाती है 0, देन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिट x टेंस टू a fx की पावर, नहीं है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो मान लो इन्फिनिटी है कि gx में लगाए तो इन्फिनिटी आ गया, या प्लस या माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस या माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। तो क्या करते हैं आप लोग, सो 1 की पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म था, तो हमें चाहिए fx की पावर gx की लिमिट, तो ये क्या आता है, थ्योरम क्या कहता है, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे ब्रेक करते हो आप, सो लिमिट या exp एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आ जाता है ना जी, देख लो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जो होता है, तो और इसी से प्रूफ हो जाएगा वो आपका, जैसे आप कुछ जानते हो, कुछ रिजल्ट्स आप जानते होंगे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं कि जैसे आप जानते होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, कोई बोलेगा कैसे, तो इसमें सिंपली आप बोलो एल हॉपिटल रूल से, है ना, प्रूफ कर सकते हो आप। तो अभी 0 अपॉन 0 का फॉर्म एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एल हॉपिटल रूल से ये प्रूफ हो जाएगा। फिर जैसे आप लिखते हो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x इसकी पावर 1/x, ये है ना। या इसी को आप ऐसा समझो कि n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, अब ये आप क्या जानते हो,
तो आप ये वाला थ्योरम अगर लगाओगे, हालांकि इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, प्रूफ देख सकते हो, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इस थ्योरम बेस्ड है कि ये 1 पे जा रही है, ये इन्फिनिटी पे जा रही है। तो आंसर क्या होता है, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो कीजिए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, कोई भी फॉर्म देख लो एक, ठीक है ना, दिस, तो क्या बचेगा, और एक्स टेंस टू ए लगा लो, एक्स टेंस टू 0 लगा दो तो 1 आ जाएगा। एक मिनट, क्या आएगा, ई की पावर ना, ई की पावर 1, ये ई है, एक्सपोनेंशियल है, तो ई 1 आ जाएगा ये, और ई बाहर है, तो ई एक्स भी मतलब ई की पावर, तो ई की पावर 1 हो जाएगी। तो इससे प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो आप जानते होंगे ऑलरेडी तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। चलो, तो ये तो ऐसे ही है ना, बेसिक लिमिट फाइंड करने का। लिमिट आपने 11 12 में फाइंड किया, ग्रेजुएशन में भी, जैम में तैयारी किया हो तब भी। तो ये हो गया लिमिट ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, सिंपल है ना, कि वन वेरिएबल फंक्शन है तो लिमिट का क्या मतलब है और कैसे कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद टू वेरिएबल में क्या है, टू वेरिएबल में भी सिंपल है। अगर मैं साथ में ही डिफाइन करूँ लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, तो उसमें क्या होता है, तो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, मान लो एफ एक्स वाई ऐसा है, तो मुझे क्या फाइंड करना है। सो द क्वेश्चन इज, मान लो ऐसा है, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी, ठीक, एफ एक्स वाई ये फाइंड करना है। तो मान लीजिए लिमिट एल है फॉर एग्जाम्पल, फिर से वैसे ही, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई लाइज इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी, तो यहाँ डोमेन 2 डायमेंशनल है, आर स्क्वायर का सबसेट होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन 2 वेरिएबल है ना। सो जैसे यहाँ मैं अगर लिखता तो यह क्या होता, यहाँ हम लिखते तो एफ कोई फंक्शन है, लेट्स से आर टू आर, ऐसा लिख सकते थे। और यहाँ टू वेरिएबल फंक्शन में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, सो यहाँ आएगा कि एफ जो फंक्शन है वो आर स्क्वायर से आर में होगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन आर स्क्वायर होगा बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल। अब ये इसका क्या मीनिंग है डेफिनेशन का, तो इसका डेफिनेशन है दिस इफ एंड ओनली इफ, है ना, या अगर आगे लिखूंगा सो यहाँ से आएगा इफ एंड ओनली इफ for all epsilon more than 0 there exists, वही सिमिलर डेफिनेशन है, डेल्टा more than 0 such that एफ एक्स वाई की जो वैल्यू और माइनस एल, तो फंक्शन में और लिमिट में बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ये आप सोचेंगे तो आप ये लगा सकते हैं लेस देन डेल्टा, तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ हो क्या रहा है। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो ये एक्स वाई और ए बी के बीच का डिस्टेंस है। तो लाइन पे ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए माइनस बी, या एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है लाइन पे, तो मॉड एक्स माइनस ए, टू डायमेंशनल है, तो प्लेन में एक्स वाई एंड ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये एक्स वाई और ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, और लेस देन डेल्टा होगी। तो जब एक्स वाई ए बी के नेबरहुड में है, तो ये बता रहा है नेबरहुड ऑफ ए बी, पॉइंट ए बी का नेबरहुड है ना, डेल्टा नेबरहुड है। जब एक्स वाई ए बी के नेबरहुड में होगा तो एफ एक्स वाई एल के नेबरहुड में होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन है फिर से वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा मोर देन 0, ठीक है। सो ये लिख देता हूँ ना, whenever this happens, whenever this happens, है ना, तो यहाँ एक्स वाई ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ एफ एक्स वाई एल के इक्वल हो सकता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, कि व्हेन एक्स वाई, है ना, तो ये क्या है, दिस इज द नेबरहुड ऑफ, यहाँ ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो ए बी है, सॉरी एक्स वाई लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, सो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी, ठीक है। सो एक्स वाई लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी, ऐसा हो जाएगा। और ये बता रहा है एफ एक्स वाई लाइज इन द नेबरहुड ऑफ एल, ठीक है। फिर से वही मतलब है कि एक्स वाई जब ए बी के नेबरहुड में है तो एफ एक्स वाई एल के नेबरहुड में होगा, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं लिमिट, तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको,
तो जैसे वन वेरिएबल में अगर मैं थ्योरम लिखता तो आप लोग जानते होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट if and only if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx। यही होता है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है कि x क्या कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। सो दो तरीका है अप्रोच करने का, या तो राइट से या लेफ्ट से, बिकॉज ये लाइन है ना। तो लाइन पे किसी पॉइंट a को अप्रोच करने के दो तरीका है, x या तो इधर से अप्रोच कर सकता है या इधर से। सो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो a माइनस, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है a प्लस, तो a प्लस मीन्स राइट लिमिट है ना। सो a प्लस को आप ऐसा समझ सकते हैं, इट इज लाइक a प्लस डेल्टा। a माइनस को आप समझते हैं a माइनस डेल्टा, जहां डेल्टा मोर देन 0 है, ठीक है ना। अभी लिख रहा था ना इसको अभी, जैसे x टेंस टू a का क्या डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन था कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, ये डेफिनेशन था। एक्सेप्ट a है ना, तो यहाँ पे आप माइनस a, एक्सेप्ट a, यही इसका डेफिनेशन है। सो इसका डेफिनेशन ये है। x टेंस टू a का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ये है कि x लाइज इन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, है ना। x नॉट इक्वल टू a, डेल्टा पॉजिटिव है। तो जब आप कहते हैं कि a ये है डेल्टा, है ना, ये डेल्टा नंबर है और ये यहाँ माइनस डेल्टा है ना। सो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, कहने मतलब ये डिस्टेंस तो डेल्टा ही है। सो ये a प्लस डेल्टा, ये a माइनस डेल्टा, तो या तो इस साइड है तो राइट हैंड लिमिट में है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में है, ठीक है। तो ये तो मीनिंग है। सो ये होता है वन वेरिएबल लिमिट में। टू वेरिएबल लिमिट में क्या होता है, लिमिट xy टेंस टू ab fxy एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। अब यहां क्या था कि नेबरहुड में बस दो ही साइड थे, या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन टू वेरिएबल फंक्शन में तो बहुत सारे साइड है ना। अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट है ए बी, तो इसका नेबरहुड आपने देखा है कि पूरा सर्कल था जिसका रेडियस डेल्टा था, यही है ना नेबरहुड, ये है नेबरहुड। तो इसका क्या मतलब है कि कोई पॉइंट ए बी है तो एक सर्कल है जिसका रेडियस डेल्टा है, उसमें कहीं भी हो सकता है ना, ये है। तो एक्स वाई इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, तो वो ये पॉइंट है ए कॉमा बी, ऐसा है। तो इसका कोई साइड नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें इसमें पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये पूरा इसके पास पॉसिबिलिटीज हैं। सो ये इतना पॉसिबिलिटी, अब कैसे इसको कवर करेंगे आप, तो मैथमेटिकली क्या लिखना पड़ेगा, तो इसलिए पोलर फॉर्म आता है, आप जानते होंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सो आर रेडियस को बता रहा है, क्योंकि एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ए बी को, तो एक्स वाई ए बी के बीच डिस्टेंस लगभग 0 है, तो इसलिए आर टेंस टू 0 लेते हैं। और थीटा कुछ भी हो सकता है 0 से 2 पाई में, या इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर ले लो, तो पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो पोलर फॉर्म यहाँ काम आता है, ठीक है। कि पोलर फॉर्म क्या करता है कि इस पूरे रेडियस को, है ना, जो ये हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई टेंस टू ए बी, ऐसा होता है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्स को आप लिख सकते हो ए प्लस आर कॉस थीटा, और वाई को ए प्लस आर साइन थीटा, ये बी प्लस। और जब आप ये कहते हो कि एक्स वाई अप्रोच कर रही है ए बी को, सो ये बताता है कि आर को अप्रोच करना होगा 0 पे, क्यों, तभी एक्स ए को अप्रोच करेगा, वाई बी को अप्रोच करेगा, ये चीज़ है। और यहाँ थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ थीटा कि थीटा ये होना चाहिए, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो इसलिए जब आप ये लिमिट लिखते हैं तो इसको आप इससे इंटरचेंज करते हैं और कहते हैं कि जो आंसर है वो थीटा से फ्री होना चाहिए, तब जाके। तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसका ये मतलब है अगर मैं यहां पे जो लिख रहा हूं इफ एंड ओनली इफ, तो क्या लिखूंगा, इफ एंड ओनली इफ fxy gives same value corresponding to any curve that है ना, corresponding to any curve या corresponding to any point, है ना, corresponding to any point लिख देता हूं, corresponding to any point x, y
that lies in neighborhood of A, neighborhood of AB along any curve। मतलब वैसे पॉइंट्स जो ए बी के नेबरहुड में है, चाहे वो किसी भी कर्व के अलोंग आ रहे हो, तो जो पॉइंट एक्स वाई अगर ए बी के नेबरहुड में है किसी भी कर्व के अलोंग, तो ये वैल्यू हर बार सेम वैल्यू जनरेट करना चाहिए, गिव्स सेम वैल्यू, है ना। सो गिव्स सेम वैल्यू, चाहे तुम कोई भी कर्व ले लो वैल्यू सेम ही जनरेट करेगी वो। मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है। So this limit exists if and only if fxy gives same value या produce same value corresponding to any point xy that lies in the neighborhood of AB along any curve। तो आप xy कोई भी ऐसा कर्व ले सकते हो, मतलब किसी भी कर्व के थ्रू यू कैन अप्रोच पॉइंट AB, है ना, ये चीज है। सो पॉइंट AB को आप किसी भी कर्व के अलोंग एक्सप्रेस कर सकते हो, और xy क्या होगा, xy उस नेबरहुड का पॉइंट होगा जो किसी भी कर्व के अलोंग AB को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इन दोनों थ्योरम में करस्पॉन्डिंग एक एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। तो हालांकि आप लोगों को आता ही होगा ये सब, फिर भी, है ना। एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन वेन एक्स इज बिटवीन, मान लो ऐसा लिख दिया, एक्स इज लेस देन माइनस वन, फिर ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिटवीन माइनस वन एंड वन, हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स इज मोर देन वन। इक्वलिटी कहाँ लगाओगे, मान लो यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। अभी ये है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है टू वेरिएबल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। कब, जब एक्स वाई इक्वल नहीं है 0 0 के, और वैल्यू जो है 0 है जब एक्स वाई 0 है ना। या इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सो जैसे अगर इसी फॉर्म पे लिख दूं मैं इसको तो ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि मान लो ये तब है जब x लेस देन 0 है ना। ये ठीक है, जो पहले था वो भी तुम चाहो तो इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, चलो रहने दो। तो अभी क्या करता हूँ मैं कि तो इसमें आपको निकालना है। सो पहला क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 1 fx, ठीक है। एंड यहां निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 fx। ये दो क्वेश्चन पहले पार्ट के लिए है। दूसरे पार्ट के लिए आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 fxy एंड व्हाट इज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2 fxy। ये निकालना है आपको, ठीक है। सो ईच क्वेश्चन में दो दो पार्ट है, समझ लो, है ना। इसका पार्ट 1 पार्ट 2, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसा है। ठीक है, बताइए क्विकली आंसर बताओ, जिन लोगों को समझ आ रहा है आंसर बताओ।
आया जी, किसी का आंसर आया? बताइए क्या आंसर है। ये तो आसान है, तो 12th क्लास में इस तरह क्वेश्चन होते थे। इसका आंसर किसी का आया है पहले वाले का? स्मिथ थ्योरम लगाओ, ये अप्लाई दिस थ्योरम। सो यहाँ मैं ये निकालता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है ना। सो जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये लेना पड़ेगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जो कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x अप्रोचेस टू 1 बाई लेफ्ट साइड, मतलब 1 ही है, ठीक है। एंड सिमिलरली x टेंस टू लिखता हूँ 1 प्लस, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या लेगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को 1 रख दो, 1 प्लस 1 2, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो थ्योरम क्या कहता है, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वल। तो ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ एक्स टेंस टू 0 में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 0 इस बीच में है, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो, दोनों इसी में आएगी, तो आंसर 0 ही आएगा। इसलिए हम लोग, है ना, ये कहने का मतलब ये तुम एक्स टेंस टू 0 माइनस लो तब भी एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स टेंस टू 0 प्लस लो तब भी एक्स स्क्वायर रहेगा, और आंसर 0 ही आना है। तो इसका आंसर 0 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 0 है, तो वैसे अगर पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो यू कैन थिंक अलोंग डिफरेंट कर्व्स, कि मान लो जैसे, या सबसे आसान तरीका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना, जैसे यहाँ मैं लिख रहा था। सो दूसरा तरीका ये भी है कि यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। सो दिस लिमिट यू कैन ट्रांसफॉर्म एज, सो दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, है ना, दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दिस, और इसमें लगा देता हूँ इफ एंड ओनली इफ लिमिट r टेंस टू 0 एफ ऑफ, तो x को रखो a प्लस आर कॉस थीटा, और y को रखो b प्लस आर साइन थीटा, ये लिख दो, और r टेंस टू 0, दिस इज फ्री ऑफ फाइनाइट एंड फ्री ऑफ थीटा, दिस इज फाइनाइट एंड फ्री ऑफ थीटा। तो ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब ये फाइनाइट नंबर आएगा और थीटा से फ्री होगा। तो ये भी लगा सकते हो आप कि जस्ट x को हटा के रखना है a प्लस आर कॉस थीटा, y को हटा के रखना है b प्लस आर साइन थीटा, r टेंस टू 0 लगाना है, तो ये फाइनाइट आना चाहिए और थीटा से फ्री आना चाहिए, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे लगा लो, एक काम वही करो कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, है ना, तो इसको सीधा सीधा मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ r टेंस टू 0, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ a 0 है b 0 है ना, यहाँ a b 0 0 है, तो कितना आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा r स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। सो इसका मतलब मैं थीटा डिफरेंट डिफरेंट लूंगा तो आंसर मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। और थीटा में π/2 लेता हूं तो कुछ और आंसर आएगा, मान लो थीटा में π/4 लेता हूं कुछ और आंसर आएगा। सो इसका मतलब है कि दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, है ना। तो इसका मतलब ये है
कि ये जो लिमिट था, है ना, ये बोलूं ये जो है विच डिपेंड ऑन थीटा, तो ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। सो इसका मतलब है दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई जो होगा दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ जाएगा। इसमें क्या है, एक्स वाई टेंस टू 1 2 है, तो x को 1 y को 2 रखो, देखो क्या आता है, तो 1 2 रखो, तो x को 1 y को 2 ऊपर 4 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में x को 1 y को 2 5 आ जाएगा। ये तो फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दिक्कत क्या था, 0 पे दिक्कत था, तो यहाँ ये 0 0 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, सो ये था। सो इसमें क्या है, ये 4/5 इज द आंसर, इसमें कुछ नहीं सोचना है। आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करे करो तब भी वही आंसर आएगा। अब चाहो तो लिखो इसको कि इसमें रखो x को 1 + r cos थीटा, y को रखो 2 + r sin थीटा, r टेंस टू 0 लगाओ, तब भी आंसर 4/5 ही आएगा। तो ये लिमिट हो गया 2 वेरिएबल का। अब मैं आगे आता हूं, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट ऑफ 1 and 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है ना, ये है। अब जरा आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, तो कॉन्टिन्यूटी भी आप जानते होंगे, कॉन्टिन्यूटी क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ 1 वेरिएबल फंक्शन, तो इसका क्या डेफिनेशन है कि जस्ट आप जानते हैं कि, है ना, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यही डेफिनेशन है, सिंपल। फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन लिखोगे, सो ये सब आपने ऑलरेडी स्कूल में ही पढ़े हैं 11th 12th में। कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, यहां भी ऐसे ही है, एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी, यही है, तो सिंपल। तो ये कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन हो गया। अब अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 1 वेरिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 1 वेरिएबल फंक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, सिंपल, है ना। सो ये लिखो, या इसी को दूसरा लिख सकते हैं, है ना, या इफ एंड ओनली इफ आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे लिखा ना, इफ एंड ओनली इफ दिस एग्जिस्ट, सो सिमिलर वे में ये इफ एंड ओनली इफ, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h एग्जिस्ट, ये होगा। अच्छा, ये कब एग्जिस्ट करेगी, सो आपको पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो वही चीज़ है। इसी को फर्दर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, अगर इसको मैं लिखता कि ये कब एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ भी ऐसे ही होगा, प्लस माइनस कर लो, तो यही चीज़ है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव वही है ना, जैसे मैं लिखूं ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो जिसको हम बोलते हैं एफ डैश ए, तो ये भी उसी के इक्वल है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, सिंपल, या इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा ना। फर्दर यू कैन ऑल्सो राइट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये भी है, ठीक है। सो ये आपका जो भी आंसर आएगा लिमिट का, वो डिफरेंशिएबिलिटी का ये डेफिनेशन हो गया और डेरिवेटिव हो गया।
ठीक है, वैसे ही अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ टू वेरिएबल फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, सो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, सो ये क्या आएगा, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। तो यहाँ सिंपल है कि एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 0 मॉड ऑफ, या मॉड नहीं लगाओ तभी चल जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स एट ए बी माइनस के इंटू एफ वाई एट ए बी अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। सो ये हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी के लिए। दिस इज नॉट डेरिवेटिव, जैसे डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन है यहाँ पे कि एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल ए बी पे, अगर ऐसा होगा। अब ये यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई क्या है, सो वेयर ये जो एफ एक्स एट ए बी है, इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, या एच अगर नहीं लिखना चूंकि एच वहाँ यूज़ किया है, सो एच से अगर आपको प्रॉब्लम तो कुछ नया ले लो, है ना, यहाँ पे समथिंग डेल्टा फॉर एग्जाम्पल, तो डेल्टा टेंस टू 0 ऐसा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा, ये है। एंड जो एफ वाई एट ए बी यूज हुआ है, लिमिट यहाँ पे कुछ नया नाम है ना, कोई डेल्टा ले लो, यही डेल्टा ले लो, कोई डेल्टा टेंस टू 0, सो क्या होता है ये, एक मिनट यहाँ पे बी कॉमा में छूट गया ना, ए प्लस डेल्टा कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन डेल्टा, ये आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, यहाँ ए कॉमा यहाँ बी प्लस डेल्टा होगा माइनस ए बी अपॉन डेल्टा। सो ये इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, ये आप जानते हैं। सो इसका है, इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस इज, इसको ये भी बोलते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसी को आप लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना। सो ये है पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। सो ये है ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये मीनिंग है आपका। तो ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है जी, ये लगा के देखना। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग हुआ टू वेरिएबल में। सो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, है ना, ये जस्ट मैंने अभी एज अ थ्योरम लिखा दिया है। आगे बाकी और भी रिजल्ट्स हैं, तो मैं सिवाय ये लिखा देता हूँ कि व्हाट इज अ रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे, ये क्लास 12th में ही था। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी लिखा दिया ऑलरेडी मैंने, है ना, मैक्सिमम मिनिमा रह जाएगा तो देखते हैं अभी। सो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि एफ कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ए बी टू आर, ठीक है ना, सो डोमेन ए बी है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए बी एंड, नहीं ओपन नहीं, क्लोज्ड पे, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पे होगा, तो कॉन्टिन्यूअस एट, नहीं कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट है ना, सो कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन, पॉइंट पे एट होगा ना, डिफरेंशिएबल ऑन दिस सेट ए बी सच दैट क्या होगा, रोल्स थ्योरम में क्या होता है, एफ ए और एफ बी इक्वल होता है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट, है ना, या यहाँ पे सच दैट के जाए यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे सच दैट को एंड कर दो, ठीक है, सो बेटर रहेगा।
एंड, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का। इसी का जनरलाइजेशन है मीन वैल्यू थ्योरम, जो आप जानते हो, ये सब 11th-12th क्लास में है। सो क्लास 11th-12th का कैलकुलस अगर रिवाइज कर लोगे ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, तो इसका मोर और लेस डिफरेंशियल इंटीग्रल पार्ट का बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि 11th-12th वाला पार्ट ही है ये सब, है ना। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा? सो इट इज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करता है। मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, यही है। सो ये आएगा कि MVT क्या होगा? तो ये भी सिमिलर, इसका अजम्पशन सिमिलर ही है ना, बस इतना कंडीशन नहीं चाहिए, इसका अजम्पशन इतना ही है। सो है ना, इसका अजम्पशन सेम ही है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल होगा। तो कहता है देन देयर एग्जिस्ट, ये भी कॉमन ही है ना, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन ए बी, सो ये आ जाएगा सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट है सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम का, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टेलर्स थ्योरम। ये क्या है जी? व्हाट इज दिस टेलर्स थ्योरम, इसका क्या मतलब है? सो टेलर्स थ्योरम, टेलर 3 एक्सपेंशन बाद में आता है, टेलर्स थ्योरम है। तो टेलर्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और तो यू कैन एक्सपैंड इट अलोंग एनी पॉइंट, और यू कैन राइट दैट फंक्शन एज अ, और यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट फंक्शन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, है ना। ये टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अगर मैं वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट लिखूं तो इसका आएगा कि है ना, मोर और लेस आइडिया वही है। ठीक है, देखो, तो इसमें जो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, दिस सेज सिमिलर ही है कि f कोई फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर में डिफाइंड है, मतलब डोमेन ए बी है, ठीक है ना। सो यहां से आ जाएगा आपके पास कि f इज फ्रॉम ए बी टू आर एंड बाकी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। दिस, तो खुद तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही इस तरीके से, है ना। यहां पे लिखूं f दिस, सो f इज डिफरेंशिएबल, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा, ये ऐसे ले लो, चलो if r टू r है। सो फंक्शंस, बस मैं ऐसे अलग से लिख देता हूँ कि जो फंक्शंस है, फंक्शंस एफ डैश, एफ डबल डैश, तो डबल डैश को ऐसे 2 लिख सकते हैं ना, सो ऑन चलता रहेगा, एफ एन माइनस 1, जो -1 इस डेरिवेटिव है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल, क्या होगा, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी होगा। सो एंड डिफरेंशिएबल
ए बी, ठीक। आगे ऐसा है, सपोज कि जो nth डेरिवेटिव है ना, एफ एन एक्स एग्जिस्ट। तो जो nth डेरिवेटिव है एग्जिस्ट इन ए बी, मतलब जैसे मैंने लिखा ना n-1 टाइम डिफरेंशिएबल है, लेकिन nth डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो nth डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या है, एफ एन एक्स क्या है, nth डेरिवेटिव, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट। देन ये कहता है then there exists a number c in AB such that, so एक ऐसा नंबर c मिलेगा AB के बीच इस तरीके से कि क्या कर सकते हैं हम लोग, जो f ऑफ, जैसे इसमें लिखा हुआ, मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, एक तरीका यही लिख देता हूं जो इन्होंने लिखा है, कि ये कह रहा है एफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो एफ बी इज इक्वल टू, ये कह रहा है एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू बी माइनस ए, एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल बी माइनस ए होल स्क्वायर, एंड दिस विल कीप रनिंग अंटिल, अगर मैं n माइनस वन डेरिवेटिव एट ए अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल b माइनस ए की पावर n माइनस वन एंड प्लस nth डेरिवेटिव एट c अपॉन n फैक्टोरियल b माइनस ए की पावर n, ये है इसका डेफिनेशन। फर्दर इसको आप लिख सकते हो, जैसे आपने कई सारे फॉर्म देखे होंगे इसके पहले, कि जैसे अगर मैं बात करूं कि, एक मिनट, इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, आपने देखा होगा कि दैट इज, कि मैं b को a प्लस एच टाइप से लिख देता हूं, है ना, b को क्या लिख देता हूं, a प्लस एच। तो मैंने b को क्या किया, इस b को a प्लस एच रख दिया, ठीक। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच प्लस एफ डबल डैश ए इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इट विल कीप रनिंग until f of n minus 1 at a upon n minus 1 factorial h की पावर n minus 1 एंड लास्ट में fn, nth डेरिवेटिव है ये, ब्रैकेट में होगा fn c अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n, जहां पे क्या होगा, h कहां बिलोंग करेगा, अच्छा जहां पे c तो है ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सो ये भी फॉर्म है। तीसरा फॉर्म भी आप देख सकते हैं, एक तरह और लिखा जाता है कि जैसे, ठीक है, तो ये अभी जो लिखा हमने वो टेलर्स थ्योरम है, टेलर एक्सपेंशन नहीं। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे और फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा और ये लिमिट 0 हो जाएगी, तो उस केस में ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा। यही टेलर थ्योरम से ही टेलर सीरीज एक्सपेंशन बनता है कि आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो तो उससे ही आ जाएगा, ठीक है। सो आ जाएगा जी, सो यहां से आ जाएगा, देखो। सो ये है टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज टेलर्स थ्योरम। फिर इसलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी आता है। टेलर में क्या होता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी और ये 0 को अप्रोच करने लगेगा, ठीक है, ये 0 को अप्रोच करने लगेगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी हो जाएगा। अबाउट ए है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट ए। अच्छा, इसी को मैं जैसे कह रहा था तीसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो इसी को अगर तीसरे तरीके से लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अब a प्लस एच को मैंने x रह दिया, ठीक है, सो दैट इज, अब ये कॉमन रहेगा, बस लास्ट टर्म में डिफरेंस आएगा, सो दिस विल बी कॉमन, तो इसे एक्सपेंशन अबाउट a। सो यहाँ पे अगर थर्ड तरीके से लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा,
कहाँ चेंज आएगा देखो, तो यहाँ एफ एक्स कर दिया मैंने, सो एक्स लिया है मैंने ए प्लस एच को, एक्स लिया है ए प्लस एच को, ठीक है। सो चेंज आएगा सी के लिमिट में, है ना। यहाँ मैंने सी क्या लिख रखा है, ए टू बी, तो अब मेरा सी क्या होगा यहाँ पे, सो यहाँ आएगा बस फॉर सी बिलोंग्स टू ए टू एक्स, ये होगा। यहाँ जैसे क्या है, यहाँ सी बिलोंग्स टू ए टू ए प्लस एच, ये है ए टू ए प्लस एच, ऐसा रहेगा, है ना। सो दिस इज टेलर्स थ्योरम। यहाँ जो सी रहेगा, है ना, सो इसी में आपको याद होगा कि यू हाउ डू एक्सपेंड एक्स अबाउट ए, है ना। सो ये है, ऐसा लिख सकते हैं, या यहाँ है ना, क्या लिखते थे और आप, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अच्छा, तो एक मिनट और ध्यान से, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज नहीं किया, देखो, तो एक्स को मैंने ए प्लस एच लिखा है, तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा, एच जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। सो जहां जहां एच है उसको हटा के एक्स माइनस ए रख दो, तो मैं इसको रिपीट करता हूं, दोबारा लिख देता हूं पूरा। तो इसको मैं लिखूंगा ना, तो ये होगा वही एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। आपको याद होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन को, याद होगा, आपको वही समझ आ रहा होगा कि टेलर सीरीज, लेकिन पॉलिनोमियल है ये, टेलर्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर, एंड दैट विल कीप रनिंग, जैसे एफ एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव ए अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन, लास्ट है एफ एन सी वन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन, जहां पे c जो होगा इट विल बिलोंग ए टू एक्स, फॉर c बिलोंग्स टू ए टू एक्स। सो ये है, इसे मैं कह रहा हूं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, सो दैट विल बिकम टेलर सीरीज एक्सपेंशन, बट दैट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर टर्म, दिस इज द रिमाइंडर टर्म, सुना होगा। सो दिस इज रिमाइंडर टर्म दैट विल टेंड टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उस केस में ये टेलर सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस देखेंगे पीवाईक्यू में। सो ओके जी, आगे क्या है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स भी डिस्कस किया हमने, क्या होता है, कितने होते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का क्या है, सो मैक्सिमा मिनिमा की अगर मैं बात करूं, सो यहां से क्या आएगा, सो अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करें, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसको मैक्सिमाइज करना है। सो जनरली तुम दो तरह के टर्म्स यहाँ डिस्कस होते हैं, एक वर्ड आता है लोकल मैक्सिमा, ये आपने सुना होगा, है ना। तो लोकल मैक्सिमा का क्या डेफिनेशन होगा, सो लोकल मीन्स इन द नेबरहुड, जैसे मैं बोलूं कि कोई पॉइंट है, लेट्स से एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका क्या डेफिनेशन है, सो अगर होगा एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, सो इसका जो डेफिनेशन होगा, तो जो डेफिनेशन आना है इसका, so that definition will be if and only if, ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहला टर्म। सो ये होगा if and only if एफ ए इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन द नेबरहुड ऑफ ए, ये चीज है, फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये है लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन। लोकल मिनिमा क्या होगा, सिमिलर ही हो जाएगा, है ना। अगर मैं लोकल मिनिमा डिफाइन करूं तो बस साइन चेंज होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डेफिनेशन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, सो लोकल मिनिमा का अगर हम डेफिनेशन देखें, सो यहाँ से आ जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। सो कहाँ चेंज आना है, सो मैक्सिमा हटा के मिनिमा आ जाएगा, और ये साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो लोकल मिनिमा एट दिस, सो ये लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल दिस, ठीक है। सो ये लोकल हो गया, होता है ग्लोबल या एब्सोल्यूट, है ना। तो जनरली ग्लोबल या एब्सोल्यूट तब होता है जब डोमेन बाउंडेड हो, है ना। सो
जैसे मैं अगर डिफाइन करूं मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, मान लो ये है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं बोलूं कि फंक्शन एफ एक्स हैज, जैसे यहाँ लिखा था, तो एफ एक्स हैज, जनरली बुक में जो टर्म डिफाइन हुआ क्लोज्ड डोमेन के लिए डिफाइन हुआ है, क्लोज्ड और बाउंडेड जो इंटरवल्स होते हैं उसके लिए, बट डेफिनेशन अगर लिखूं एफ एक्स हैज, या जस्ट अगर मैक्सिमा लिखता हूं, कहीं कहीं ओनली मैक्सिमा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ग्लोबल ही होगा, ठीक है। अगर ओनली मैक्सिमा है तो मतलब ग्लोबल है। सो ग्लोबल का मतलब पूरा डोमेन पे, है ना, ये है। सो एफ एक्स हैज मैक्सिमा, तो यहां लिख देता हूं, तो एफ एक्स हैज मैक्सिमा at x is equal to a if and only if fx is fa is more than equal to fx for all x belongs to डोमेन ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन का डोमेन है उन पॉइंट के कंपैरिजन में fa की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो यही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस चेंज होगा। सो जस्ट मैक्सिमा को हटा के हम मिनिमा कर देंगे, है ना, और यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। सो मिनिमा या जस्ट मिनिमा लिखा है, इसका मतलब ग्लोबल है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा? एट दिस इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी को कंफ्यूजन है पूछो। तो इस दो तरह की चीजें पूछी जाएंगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा, है ना, तो इस केस में एफ ए को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ एफ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ एफ ए होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे जो एफ ए है इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वैल्यू, ठीक है, ये है। यहाँ होगा एफ ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो ये बस अपने नेबरहुड की बात कर रहा है, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर नेबरहुड, ये अपने पूरे डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वैसे ही होगा, जैसे हर स्कूल में एक टॉपर होते हैं और एक हो गया ऑल इंडिया का टॉपर, तो अगर डोमेन इंडिया ले रहे हैं हम लोग, तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा वो हुआ ग्लोबल वाला, है ना, और लोकल वाला हो गया हर स्कूल का टॉपर एक लोकल मैक्सिमा है, उस तरह का समझ लो। सो ठीक है, तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ये जो एफ ए यहाँ लिखेंगे ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, है ना, यहाँ एफ ए जो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। तो ये तो हमने टर्म डिफाइन किए हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन हम डेफिनेशन सॉल्व करते नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? थ्योरम्स के हेल्प से। तो थ्योरम्स क्या है? तो जैसे थ्योरम्स आप जानते होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, कोई डिफाइन कर पाएगा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? तो इसका जो डेफिनेशन होगा कि अ पॉइंट मान लो C है, x इज इक्वल टू C इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, या तो ऐसा होगा आइदर f is not differentiable at C और f dash C is 0। तो या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा C पे, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा, अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 हो, है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, ज्यादातर बच्चों को सिर्फ इतना ही याद रहता है कि f dash C 0, वो आधा अधूरा डेफिनेशन है, ठीक है। सो ये हाफ डेफिनेशन है, फुल डेफिनेशन या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी वो क्रिटिकल पॉइंट है ना। सो जैसे अगर मैं थ्योरम लिखूं कि इफ
डोमेन ऑफ एफ मान लो ऐसा है, इफ डोमेन ऑफ एफ इज ओपन सेट देन मैक्सिमा और मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा will exist only at critical points. ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डोमेन अगर ओपन इंटरवल है या ओपन सेट है, ओपन सेट क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज आल्सो ओपन सेट, तो ओपन इंटरवल समझ लो, तो मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है ओपन डोमेन के साथ, तो वो उसका मतलब है कि वो पॉइंट या तो है ना क्रिटिकल पॉइंट ही है, तो या तो फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल नहीं था या डेरिवेटिव जीरो है। यही दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, देख लो। तो किसी फंक्शन का डोमेन अगर ओपन सेट है देन मैक्सिमा मिनिमा लोकल मिनिमा क्या होगा, एग्जिस्ट ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट। अगर इसी को मैं एक्सटेंड करूं कि अगर क्लोज इंटरवल है तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर ये क्लोज इंटरवल, ओपन की जगह मान लो क्लोज इंटरवल कर देता हूं कि डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, देन मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा विल एग्जिस्ट ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसका, इंटरवल का, है ना, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा या एंड पॉइंट ऑफ डोमेन या इंटरवल। ठीक है ना, अगर क्लोज इंटरवल है तो। सो ये कुछ बेसिक रिजल्ट हैं जो आप 11 12 में पढ़े होंगे और जानते होंगे। ये सब 11 12 जितना ही बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 11 12 का ही कॉन्सेप्ट है सब। ठीक है, सो ये एक थ्योरम है ना, ये दूसरा थ्योरम है, और वो डेफिनेशन था क्रिटिकल पॉइंट का। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। इसके लिए क्लास 12th में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है ये सब। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं आ रहा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। सो व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? तो इसमें सिंपल ये होता है कि मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है ना, एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, ठीक है, एंड लेट सपोज सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, या तो सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, कोई एक। तो सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट सच दैट कि पहला पॉइंट है कि मान लो ऐसा हो जाए कि एफ डैश सी चेंजेस इट्स साइन एट, है ना, या एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन ना, क्या करते हो तुम लोग, क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करते हो। सो एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन एट सी। अच्छा, साइन कहां से कहां तक, साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट सी। तो मैं अगर आपको ऐसे दिखाना चाहूं कि मान लो ये सी है, इससे पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव था, पहले क्या पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे पहले पॉजिटिव था, इसके बाद नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका अगर ग्राफिकली आपको समझाऊं तो कोई पॉइंट सी है जिससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था और बाद में डिक्रीजिंग हो गया। तो क्या लगता है ये पॉइंट क्या जनरेट करेगा, मैं ये मान रहा हूँ डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है देन ये जो सी है ना, x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर दूसरा पॉइंट लिखें हम कि ये जो दूसरा पॉइंट है, तो कॉपी कर लेता हूं, तो यहां पे आएगा कि मान लो एफ डैश एक्स चेंज कर रहा है इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, तो यहां ऐसा बोल दो एफ डैश चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट सी। तो यहां पे क्लोन नहीं, इसमें क्या करना था, ठीक है, फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव एट सी, देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इसका भी तुम ग्राफ बना सकते हो इजीली। यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि सी से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव था, सी के बाद पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सी कोई पॉइंट है, उससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था, बाद में इंक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, सो विल गेट लोकल मिनिमा। तीसरा केस भी आता है कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन एट सी। साइन चेंज नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि सी के दोनों साइड या तो प्लस साइन है या सी के दोनों साइड नेगेटिव साइन है, कोई एक है। मतलब सी के पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग था, सी के बाद इंक्रीजिंग ही रह गया। सी क्रिटिकल पॉइंट है स्टिल, सी के पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था और डिक्रीजिंग ही रह गया, सी क्रिटिकल पॉइंट है। सो देन उस केस में सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी को टू वेरिएबल में सैडल पॉइंट बोलते हैं। आप इन्फ्लेक्शन का स्पेलिंग अपना देख लेना, है ना। तो कुछ बुक में ऐसा लिखता है, कुछ बुक में TION लिखता है, तो जो भी है। सो सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मैक्सिमा, है ना, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। सो ये होता है इन्फ्लेक्शन का मतलब, ये हुआ। ठीक है जी, किसी को समझने में दिक्कत है बताओ। ये भी क्लास 12 के NCERT में है, जो भी बुक पढ़े हो क्लास 12 में उसमें है ये। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले कोई फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट हो सकता है तो, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, देखो किन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। जिन पर डिफरेंशिएबल है देखो कहाँ डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब ये रूल अप्लाई करो, फिर एफ डैश एक्स का साइन चेंज करो, चेक करो कि सी के पहले क्या है, सी के बाद क्या है, एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। 3 कंडीशंस आएंगी। सो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी, अब आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है? सो जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो ये कहता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, इट सेज अगेन सिमिलर सिचुएशन है कि एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन। कोई फंक्शन आपको गिवन है, एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन। फिर से मान लो सपोज सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट, है ना, सच दैट, इस तरीके से कि पहला केस फिर से है कि एफ डबल डैश सी पॉजिटिव हो जाए, दूसरा केस है एफ डबल डैश सी नेगेटिव हो जाए। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम साइन स्कीम देख रहे थे एफ डैश एक्स का, इसलिए उसका नाम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, सी पॉइंट के अराउंड। यहाँ डबल डेरिवेटिव है। तीसरा केस हो सकता है एफ डबल डैश सी इज जीरो। सो अगर ऐसा होगा, सो सी इज पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, ठीक, ऐसा होगा तो सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, याद रखना, पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा। तीसरा क्या होगा? अब ज्यादातर लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कि तीसरा केस है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, है ना, जो कि गलत है। तो यहां बच्चे गलती करते थे। यहां पे आता है टेस्ट फेल्स, मीन्स नो कंक्लूजन। सो अबाउट पॉइंट सी कुछ नहीं कह सकते। एफ डबल डैश सी जीरो है, हो सकता है सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हो सकता है सी पॉइंट ऑफ मिनिमा, हो सकता है सी इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। यू कैन नॉट से इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही होगा, है ना। इसका एग्जांपल है एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 में जीरो क्रिटिकल पॉइंट आएगी, डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है जीरो। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4 ले लो, जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एक्स क्यूब लोगे तो वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। सो तीनों सिचुएशन है ना। तो यहां कहना ये चाह रहा हूं कि तो डेफिनेशन से जाओ या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वापस जाओ। सी में बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो यू कैन नॉट से कि यही होगा।
ठीक है, और ये वही सिचुएशन है जब टू वेरिएबल में आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो होता है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जब जीरो होता है तो वहां क्या होता है, टेस्ट फेल होता है, यहाँ वही हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये वन वेरिएबल कैलकुलस की हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन करना चाहोगे तो देख लो, कोई क्वेश्चन बताओ वन वेरिएबल का। ये सब क्लास 11 12 में है पूरा, तो जस्ट मैंने इसलिए डेफिनेशन लिखा दिया बस तुम्हें, क्योंकि ये सब 11 12 में ऑलरेडी है। टेलर थ्योरम नहीं था, लेकिन रोल्स थ्योरम भी है, मीन वैल्यू थ्योरम भी है, ये सब 12th क्लास में है। ठीक है, बाकी तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस पे बुक से या PYQ से, अभी असाइनमेंट मिल जाएगा आजकल में। तो अब आते हैं टू वेरिएबल कैलकुलस में। सो टू वेरिएबल, अभी तुम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ, अच्छा जब क्लोज इंटरवल जब होता है, तीसरा केस आता है कि, जैसे एक और केस में बता देता हूं, कि जब फंक्शन दिया हो कि, है ना, मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं इसको। तो मैक्सिमा और मिनिमा व्हेन डोमेन इज अ क्लोज्ड इंटरवल, डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला केस है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कोई फंक्शन आपको दे दिया, लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन विथ डोमेन इंटरवल ए बी इसका डोमेन है, क्लोज इंटरवल ए बी है। ठीक है, सो क्लोज इंटरवल ए बी इज अ डोमेन, ऐसा है। नाउ अब आपको क्या करना है, अगेन मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल में जो भी निकालना है, अगर मैक्सिमा मिनिमा यहाँ लगे लिख रहा हूँ, लोकल नहीं लिख रहा हूँ, लोकल के लिए तो है ना देखना पड़ेगा। तो अभी मैक्सिमा मिनिमा की बात करो, या इसी को ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी लिख सकते हो, है ना। आप चाहो तो ग्लोबल या एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, ग्लोबल या एब्सोल्यूट की हम हालांकि बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका प्रोसीजर बता देता हूँ जस्ट मैं, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। सो मान लो पॉइंट्स आ गया C1 C2 लेट्स से C3 फॉर एग्जांपल, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए समझने के लिए, जो मान लिया हमने कि ये है। देन कैलकुलेट fx एट ईच पॉइंट C1 C2 C3 A B, तो इन सारे पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से मतलब आप फाइंड करोगे FC1 FC2 FC3 FA FB, ठीक। अब जो भी वैल्यू आएगा यू जस्ट कैलकुलेट दीज पॉइंट्स। अब जो लार्जेस्ट वन होगा, सो लार्जेस्ट वन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एंड स्मॉलेस्ट वन जो होगा इनमें से, स्मॉलेस्ट वन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सो इसमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है जब आपको क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो। बाकी लोकल के लिए वही प्रोसीजर रहेगा जो पहले था, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए है, ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा हूँ जब डोमेन क्लोज इंटरवल है। एक दो क्वेश्चंस देख लो अगर सॉल्व करना चाहो तो, बट मुझे लग नहीं रहा तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सो क्योंकि ये सब बिल्कुल वही 11 12 वाले बेसिक्स हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं जस्ट समझ के लिए, सो टू वेरिएबल की थ्योरी हम कल डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं। सो आज मैंने, है ना, मतलब टू वेरिएबल थ्योरी इन द सेंस कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल है ये हम कल डिस्कस करेंगे। जस्ट वन ये वाला बाकी पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया थ्योरेटिकली। सो ये जो पार्ट है तुम्हारे पास, है ना, सो दिस पार्ट, इसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल डिस्कस किया है, टू वेरिएबल कल डिस्कस करेंगे। ये पार्ट मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम हो सके PYQ सॉल्व करेंगे, कल भेज दूंगा तो PYQ कल हम सॉल्व करेंगे इसका। तो एक बार टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करके फिर हम वो करेंगे। बाकी मैंने थ्योरी आज बता दिया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ।
तो क्वेश्चन है कंसीडर एफ एक्स, आपको एफ एक्स दे रखा है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 और इसका डोमेन दे रखा है -1 से 1। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहला है, तो अगर मैं एमसीक्यू बना दूं, चलो एमसीक्यू बना देता हूं। पहला ऑप्शन है f has 2 critical points इन डोमेन, डोमेन इसका -1 से 1 है। बी है f has जरा सोच के बताइए क्या क्या सही है, अगर समझ आ रहा है तो। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हालांकि इतना डिफिकल्ट तो सीयूईटी में नहीं आएगा, बट मैंने ऐसे बना दिया है ना, सीयूईटी में आसान क्वेश्चन आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, तो मन हो तो सॉल्व कर लेना, नहीं हो तो आराम से एग्जाम में सीधा सीधा जो आएगा वो करना। ठीक है, तो यहाँ से 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x³ माइनस 3x² प्लस 36/5x प्लस 11। ठीक है, सो अब आपसे पूछ रहा है इस ऑप्शन ए है f हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। बी है f हैज 2 पॉइंट ऑफ लोकल, है ना। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी डोमेन नहीं दिया है ना तो पूरा रियल नंबर होगा, जो पॉसिबल डोमेन होगा। f हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट, f हैज 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, या f हैज सी ऑप्शन है f हैज 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है,
एंड चौथा ऑप्शन है बताओ जरा इसका आंसर बताओ। सॉल्व करो बताओ ठीक है।
सर फर्स्ट वाले का बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बी करेक्ट है, ओके। ए करेक्ट नहीं है, बताओ ग्लोबल मैक्सिमा क्या सर आएगा, इसमें ग्लोबल एक, हम्म सर ग्लोबल मैक्सिमा तो 18 आ रहा है और मिनिमा -9/4। अच्छा 18, सो ग्लोबल मिनी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा था और मिनिमा -9/4, तो चलो इसको -9/4 कर देते हैं अभी के लिए। तो ये दोनों सही है, ए क्या है, फॉल्स है। यस सर, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा 1/8। अच्छा, और जीरो के बारे में क्या, जीरो पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज एफ डैश जीरो इस क्वेश्चन में। सर 0। कैसे डिफरेंशिएट करके एक्स को जीरो रखो, जीरो कैसे आएगा। तो इसका एफ डैश एक्स क्या है पहले तो ये बताओ। तो एफ डैश जीरो तो बाद में डिसाइड होगा, एफ डैश एक्स क्या है, वो पावर नेगेटिव नहीं हो जाएगा। 16x⁻³ 1/3 -2x⁻²/3। हाँ, सो 16x⁻1/3 -2x⁻²/3। मुझे बताओ जीरो की पावर -2/3 कितना होगा। हम्म, कितना। इन्फिनिटी। फिर इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये तो वैसा हो जाएगा, तो -2/3 का मतलब है कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो, और डिनोमिनेटर में आएगा तो सो यहाँ पे है 16x⁻1/3 -2/x⁻2/3, ये है एफ डैश एक्स। अब एक्स को जीरो रखेंगे तो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये इज नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब जीरो इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, तो जीरो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। और फिर आप एफ डैश एक्स को आपने जीरो पुट किया होगा तो आपका एक्स निकल के आया होगा कितना, 1/8। सो 1/8 एक क्रिटिकल पॉइंट है यस सर। और जीरो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, देर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, तो पहला भी सही है ना, देर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 1/8। सो जीरो इज वन क्रिटिकल पॉइंट, 1/8 इज अदर क्रिटिकल पॉइंट। और अगर आप साइन स्कीम लगाओ तो क्या होगा, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1/8, और ये इंटरवल -1 1 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट है। सो जीरो के राइट में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, तो इसको और फर्दर अगर लिखता मैं एलसीएम लेके तो क्या बनेगा, 16x⁻2/x⁻2/3। सो एक्स अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये तो पॉजिटिव है, एंड ये तब भी आंसर है ना, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा तो नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। और जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो क्या होगा, तब भी नेगेटिव रहेगा। चेक करो, मैं पूछना चाहता हूँ जीरो यहाँ पे क्या है इस फंक्शन में, जीरो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ और चेक करो। ठीक है, तो यहाँ जीरो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो ये भी सही है। वो क्या है, x इज इक्वल टू जीरो है, वो पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो है। सर 0 साइन चेंज नहीं करेगा। हाँ तो इसीलिए है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप x को यहाँ पे रखो -1/100 फॉर एग्जाम्पल, जीरो के लेफ्ट का पॉइंट लेते हैं, तब भी ये नेगेटिव आएगी। और x को रखो +1/100, तब भी ये नेगेटिव आंसर आएगी, एफ डैश एक्स, है ना। सो जीरो विल नॉट चेंज इट्स साइन, जीरो पे एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं करेगी, तो जीरो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये हालांकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक से लिखा है, मैं आप लोगों को बता दूं जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है,
एक्सरसाइज वहाँ पे है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज आई थिंक 6.5 है। 6.5 का ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक हो क्लास 12th का, तो चैप्टर 6 खोलो, चैप्टर 6 में जाओ, 6.5 एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज के जस्ट पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें है ये क्वेश्चन, ठीक है। सर उसमें तो एनसीईआरटी में चैप्टर 5 और 6 जो है वो दोनों कवर अप कर लेंगे तो हाँ ऑलमोस्ट हो बेसिक, जाएगा। हाँ बेसिक हो जाएगा, जो वन वेरिएबल वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये है, ठीक है जी। ये बताइए, सेकंड वाला बताइए। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेना, कल मिलते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।